क्या तुम सच में मुझे सिखाओगे? डॉक्टर राठी की बात का जवाब देते हुए आदित्य ने कहा, हाँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर मेरी नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस, अगर इन दोनों को मिलाकर मरीजों का इलाज किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा होगा। अभी आदित्य डॉक्टर राठी से बात कर ही रहा होता है कि अचानक उसका ध्यान रजत कपूर के गले में लटके लॉकेट पर जाता है और आदित्य रजत कपूर से पूछता है, क्या मैं इस लॉकेट को नजदीक से देख सकता हूँ? रजत कपूर को आदित्य की बात अजीब तो लगती है, पर वो फिर भी हाँ में अपना सिर हिलाते हैं और वो लॉकेट उतार कर आदित्य को दे देते हैं। फिर आदित्य उस लॉकेट को अपने हाथ में लेता है और उसे ध्यान आता है, मेरी दुकान में आए उस भिक्षुक का दिया हुआ लॉकेट और ये लॉकेट बिल्कुल एक जैसे हैं। फिर आदित्य उस लॉकेट को पलट कर देखता है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। इस लॉकेट में भी एक छोटा सा कीड़ा छिपा हुआ था। वो कीड़ा इतना छोटा और पारदर्शी था कि किसी को पता भी न चले कि लॉकेट में कोई कीड़ा छिपा है या छिपाया गया है। तभी आदित्य को यह भी याद आता है कि जब उसने वो लॉकेट पहना था तब उसे भी अपने माथे पर एक काले रंग का दाग नजर आया था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि कपूर फैमिली के सारे लोगों के गले में सेम ऐसा ही लॉकेट था, जिसकी वजह से सबके माथे पर आदित्य को वो काला दाग नजर आने लगा था। आदित्य को सोच में डूबा देखकर रजत कपूर को लगा कि शायद आदित्य को ये लॉकेट बहुत पसंद आ गया है, पर वो उसे मांगने में हिचकिचा रहा है। तो वो आदित्य से कहते हैं, अगर तुम्हें ये लॉकेट पसंद है तो मैं ठीक ऐसा ही लॉकेट तुम्हारे लिए भी मंगवा देता हूँ। ये सुनकर आदित्य ने ना में अपना सिर हिलाया और रजत से बस इतना पूछा, मिस्टर कपूर, क्या आप बता सकते हैं आपने इस लॉकेट को कहां से खरीदा? खरीदा नहीं है आदित्य, ये तो मुझे रुद्रांश देव ने दिया है। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? इस पर एक गहरी सांस लेते हुए आदित्य ने कहा, मिस्टर कपूर, मुझे ऐसा लगता है कि आपके माथे पर मुझे जो काला दाग दिखाई देता है उसकी वजह ये लॉकेट ही है। रजत कपूर आदित्य की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर आदित्य अपनी जेब से उस भिक्षुक के दिए हुए लॉकेट को निकालता है और रजत कपूर को पूरी बात बताता है कि कैसे उसने ये लॉकेट पहना और कैसे उसे अपने माथे पर भी एक काला दाग दिखाई देने लगा। ये सब सुनकर रजत कपूर शॉक्ड रह जाते हैं। अगर कोई और ये बात कहता तो शायद वो नहीं मानते, पर बात आदित्य ने कही थी और आदित्य पर रजत इतना भरोसा करने लगे थे कि उसके कहने पर तो वो किसी बिल्डिंग की छत से भी कूद पड़े। ऐसी बात है तो ये लो। इतना कहकर रजत ने कार्तिक के गले का लॉकेट भी उतारकर आदित्य के हाथ में दे दिया और फिर उन्होंने मौसमी से कहा, कपूर फैमिली के हर मेंबर को कॉल करके कह दो कि वो ये लॉकेट अपने गले में से निकाल दें। इस वक्त रजत को मन ही मन रुद्रांश देव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रजत को झूठे और धोखेबाज लोग सख्त नापसंद थे। रजत ने एक नजर मौसमी की तरफ देखा। काम हो जाएगा। मौसमी ने जिस अंदाज में कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कही, आदित्य को लगा कि मौसमी जैसी दिखती है वैसी है नहीं। वैसे आदित्य सही था, मौसमी रजत कपूर की सिर्फ कहने को असिस्टेंट थी, लेकिन हकीकत में वो रजत कपूर की बॉडीगार्ड थी। रजत का इशारा पाते ही मौसमी कमरे से निकलकर सीधा लेडीज वॉशरूम में चली गई और वहां जाकर उसने अपने कपड़े बदल लिए। इसके बाद जब मौसमी ने अपना मेकअप निकालने के लिए आईने में देखा तो उसे याद आया कि जब उसे मिस्टर रजत कपूर की बॉडीगार्ड बनने के लिए चुना गया था तब उसने क्या कहा था, मेरे लिए कपूर परिवार की सुरक्षा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और अगर किसी ने भी कपूर परिवार की तरफ बुरी नजर से देखा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगी। अपने इस वादे को याद करते ही मौसमी फौरन हॉस्पिटल से निकलकर पार्किंग में पहुंची, जहां लेदर जैकेट और गॉगल्स पहने कुछ और लोग पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। वहां पहुंचकर मौसमी ने उन लोगों से कहा, सबको पता है ना क्या करना है? याद रहे, सब साथ में रहेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वहां पड़ी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे। क्लियर? क्लियर। सभी बाइक सवारों ने एक साथ जवाब दिया और अपनी बाइक स्टार्ट की। वहीं दूसरी तरफ रुद्रांश देव एक आलीशान बंगले में आराम फरमा रहा था। उसके एक तरफ फ्रेग्रेंस वाली कैंडल्स जल रही थी तो दूसरी तरफ एक बड़े से पॉट में बहुत सारे खुशबूदार फूल पड़े हुए थे। रुद्रांश देव के बगल में बैठा रतनलाल उसके पैर दबा रहा था। तभी अचानक रुद्रांश को एक झटका लगता है और फिर उसके मुंह से खून निकलने लगता है। रतन फौरन उठकर रुद्रांश को मुंह पोंछने के लिए एक कपड़ा देता है। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई,
कपूर को कैसे पता चला कि लॉकेट में कीड़ा है? कपूर को नहीं, उस आदित्य को पता चल गया है। ये कहते हुए रुद्रांश की आंखों में गुस्सा साफ साफ छलक रहा था। रुद्रांश देव ने सच कहा था। आदित्य ने रजत कपूर के लॉकेट के पीछे छिपे हुए कीड़े को मार डाला था और उसके बाद रजत कपूर के माथे का वो काला दाग गायब हो गया था। तो अब हमें क्या करना चाहिए? रतन के सवाल का जवाब देते हुए रुद्रांश ने कहा, जान बचानी है तो भागना पड़ेगा, वरना कपूर परिवार हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इतना कहकर रुद्रांश और रतन फौरन अपना सामान समेटकर बंगले के पिछले दरवाजे से निकलने लगते हैं और तभी बंगले के मेन गेट से मौसमी और बाकी बाइकर्स अंदर आते हैं। अंदर पहुंचकर उन्हें पूरा बंगला खाली मिलता है। आपका शक सही निकला सर, हमारे यहाँ पहुंचने से पहले ही वो भाग गया। वो बचकर न जाने पाए मौसमी, याद रखना उसने कपूर्स को धोखा दिया है। उसने मेरे बेटे कार्तिक की जान लेने की कोशिश की है, उसे इसकी कीमत तो चुकानी ही होगी। आप चिंता मत कीजिए सर। इतना कहकर मौसमी ने फोन काट दिया। रजत कपूर की आवाज में अभी भी एक तरह की बेचैनी थी, क्योंकि रुद्रांश के इरादे इतने बुरे होंगे उन्होंने कभी सोचा नहीं था। रजत को इस बात का भी गिल्ट था कि अगर आदित्य न होता तो रजत आज सिर्फ कार्तिक को ही नहीं बल्कि अपनी फैमिली के दूसरे लोगों को भी खो देते। मौसमी से बात करते समय जैसे ही रजत ने फोन रखा तो उन्होंने देखा कि आदित्य सामने खड़ा था। आदित्य ने रजत की आंखों में देखा और हंसते हुए कहा, अब आप मेरा शुक्रिया अदा करोगे ना? उसके बाद मौसमी आकर आपको एक एनवलप देगी जिसमें मेरे लिए 20-25 करोड़ का गिफ्ट होगा और फिर आप मुझे कुछ भी करके गिफ्ट लेने के लिए मना लोगे, राइट? रजत आदित्य की बात का कोई जवाब नहीं देता और बस आदित्य को गले से लगा लेता है। आदित्य समझ जाता है कि उसे गले लगाने वाला रजत कपूर एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक पिता है, जिसने पिछले एक हफ्ते में अपने बेटे को दूसरी बार खोकर वापस पाया था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं वो रुद्रांश देव मेरे परिवार के साथ क्या कुछ कर जाता और मुझे पता भी नहीं चलता। ये कहते हुए रजत का गला भर आता है। तभी डॉक्टर राठी भी वहां आ जाते हैं और वो आदित्य से कहते हैं, अगर तुम मुझे भैरव चक्र पद्धति सिखा देते हो तो सच में मेडिकल की दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। और फिर डॉक्टर राठी रजत से पूछते हैं, आपका क्या ख्याल है मिस्टर कपूर? इस पर रजत बस इतना ही कहते हैं, आदित्य और आप जिन वेदों और आयुर्वेदिक पद्धतियों के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन हाँ, अगर इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरी किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो वो मैं करने के लिए तैयार हूं। इतना कहकर रजत आदित्य को फिर से अपनी प्रॉपर्टीज में एक हिस्सा ऑफर करते हैं। मिस्टर रजत प्लीज, इस बार मैं आपकी एक नहीं सुनने वाला। इन पैसों को देखकर मुझे लगता है कि आपने मुझे कहने की खातिर अपना भाई माना है। इस बात पर रजत हंस देते हैं। आदित्य,